नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेरा शो। आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन का रहेगा जेस्टेशनल डायबिटीज़ का इलाज, ट्रीटमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़। इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेडिकल नॉलेज जानने का शौक़ है। और मेरे पुराने वीडियो को एटलीस्ट ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये सेकंड पार्ट होगा जीडीएम का। पिछली बार हमने बात की थी जीडीएम होती क्या है और इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। छोटे में मैं एज अ रिकैप में फिर बता देता हूँ। कोई भी प्रेगनेंसी जो डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है अगर उसके अंदर, यानी कि डायबिटीज़ की डिटेक्शन पहली बार अगर प्रेगनेंसी में होती है तो उसको जीडीएम कहते हैं। ये डिफरेंट होती है प्रेगनेंसी विद डायबिटीज़ में, यानी कि जिसमें डायबिटीज़ पेशेंट को पहले ही हो उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाए। और इसको टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के अलावा एक अलग कैटेगरी में लिखा गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन डायबिटीज़ में थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज़। और वो अलग इसलिए होती है क्योंकि डिलीवरी के बाद सिर्फ 5% लेडीज़ होती हैं जो पहले अगर डायबिटिक ना रही हों तो वो ठीक हो जाती। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट इसमें ये होती है क्योंकि ये पहले 3 महीने के बाद होती है, क्योंकि पहले 3 महीने में वो वाले प्लेसेंटल हार्मोन नहीं बने होते जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ाए। तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर में डिटेक्ट होती है, जिससे कि इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो पेशेंट होते हैं उनमें कंजेंटल एब्नॉर्मलिटीज बच्चे में आने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि कंजेंटल एब्नॉर्मलिटी आने के लिए पहले 3 महीने में ब्लड शुगर ज़्यादा रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर हमने पिछली बार बात की थी कि इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसके ऊपर मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। आज मैं ट्रीटमेंट की बात करूंगा, बट एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो ब्लड शुगर का एस्टिमेशन है वो मिलीमोल्स में भी होता है और मिलीग्राम परसेंट में भी होता है, और ये कैलकुलेशन से होता है। और अमेरिका और यूरोप में जहाँ रिसर्च चलती है वो मिलीमोल्स में नापा जाता है, और इंडिया में ये नापा जाता है मिलीग्राम परसेंट में। इसलिए हमारे यहाँ बड़ी और सी फिगर्स आती है, जैसे 126, 140। ये फिगर्स इसलिए आती है क्योंकि वहाँ मिलीमोल में नाप रहे हैं और हम इंडिया जो जनरली कॉपी करते हैं उनको, और इसलिए हम अपनी अलग तो हमारे यहाँ रिसर्च इतनी होती नहीं है। पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मेरे कुलीग हैं जो मेरे डायबिटीज़ में पूरे इंडिया में बहुत नाम रखते हैं, डॉक्टर राजीव चावला, जिन्होंने इस पर बहुत काम किया। वो डिप्सी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की एक अलग जो हमारे इंडिया में ऑर्गेनाइजिंग एक साइंटिफिक बॉडी और वैसे ही एक साइंटिफिक बॉडी है। उनके हिसाब से जो नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी होती है, अगर उसकी शुगर फास्टिंग 90 ठीक है तो प्रेगनेंसी होते ही ब्लड शुगर और कम हो जाती है, 72-74 पहुँच जाती है। इसलिए जो क्राइटेरिया हम एक नॉन डायबिटिक फीमेल के लिए देते हैं वो क्राइटेरिया हम डायबिटिक फीमेल के लिए नहीं दे सकते प्रेगनेंसी के अंदर। यही बात होती है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, यानी कि अगर एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली लो आ जाता है, से 100/70 आ जाता है, तो उसके लिए 120/80 ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है। सिमिलरली एक लेडी अगर वो नॉन डायबिटिक है उसकी ब्लड शुगर कम आ जाती है तो उसकी शुगर 90 भी ऑन द अपर साइड हो जाती है फास्टिंग। ये बात इम्पॉर्टेंट थी। और इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि मैं कोशिश करता हूँ कि शुगर 140 तक रखूँ, 136 तक रखूँ। अब जो इंडियन क्राइटेरिया आए हैं उसमें ब्लड शुगर को अगर आप कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहते तो 120 और 130 के बीच में रखना, किसी भी टाइम इससे नीचे रखना ज़रूरी होता है। तो अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ जीडीएम पे, जिसके लिए मेरा बेसिक है वीडियो बनाने का मकसद है। देखो, डायबिटीज़ के इलाज के मैंने जैसे पहले आप बात बताया था 5 स्टम्प होते हैं। पहला तो होता है नॉलेज ऑफ द डिजीज़। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको चाहिए कि मेरे ये वाला वीडियो देख ले और पिछले वाला वीडियो देख ले। अगर आपका कोई रिलेशन डायबिटिक है और प्रेग्नेंट है और उसको प्रेगनेंसी डायबिटीज़ में डिटेक्ट हुई है तो वो भी इसको देख ले या आगे शेयर कर दे, तो इससे नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी। फिर दूसरा होता है सैर करना। तो हर प्रेग्नेंट लेडी को अगर उसको गायनेकोलॉजिस्ट ने ये नहीं कह रखा कि तुम रेस्ट करो तो ज़रूर आधा घंटा सैर करनी चाहिए, क्योंकि जनरली जब भी मैं अपने पेशेंट को जो प्रेग्नेंट जेस्टेशनल डायबिटीज़ की होती है सैर का बोलता हूँ,
उसका इमीडिएटली जवाब होता है कि मुझे तो गायनाकोलॉजिस्ट ने कहा है मेरा प्लेसेंटा प्रीविया है, लो लाइंग प्लेसेंटा है, रेस्ट करो। तो उसमें वो सैर नहीं कर सकती, वो बेड पे रहना होता है। तो बेड पे रहने का ये मतलब नहीं है कि आलस में लेटे रहो, आप बेड में बैठ सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो। और जो हम स्कूलों में पीटी करते थे, हाथ ऊपर ऐसे 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 ऐसे, हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट करेंगे, तो भी अगर 12 घंटे में करेंगे तो आपका 1 घंटा हो जाएगा। यानी कि आपकी बॉडी, अपर बॉडी को मूव करते रहें। और इसमें जो प्रैक्टिकल टिप मैं देना चाहूँगा कि आप कमरे से बाकी सब लोगों को बाहर निकाल दें, कमरा बंद करके करें, क्योंकि किसी के सामने करने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा मैं कहूँगा झांका सा आता है, तो आप अवॉइड करते हैं कि कोई और बैठा हो, तो उसको बाहर भेज दीजिए। हर 1 घंटे के बाद आप 5 मिनट या 3 मिनट कर लीजिए, वो भी बहुत है। ये तो हो गया पहला स्टेप एक्सरसाइज का, नॉलेज के बाद। यानी कि नॉलेज बीमारी की होनी चाहिए, जिसके लिए आप वीडियो देखेंगे, डॉक्टर से अपनी बात करेंगे। दूसरा हो गया सैर करेंगे, अगर सैर नहीं कर सकते तो बेड पर ही अपर बॉडी एक्सरसाइज करेंगे। तीसरा होता है डाइट का। अब डाइट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बढ़ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मली हम खाना खाते हैं तो उसके बाद जो खाना है हमारे फूड पैक से स्टमक में 2 घंटे तक रहता है, और 2 घंटे में गैस्ट्रिक ट्यूब से चर्न होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में चला जाता है। ये 2 घंटे का पीरियड जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हाजमा ठीक होता है। और हम सब जानते हैं कि जब भी कोई अल्ट्रासाउंड कराना हो तो कहते हैं 2 घंटे खाली पेट बहुत है, 2 घंटे का खाली पेट होना चाहिए। जो एनेस्थेटिस्ट है वो भी कहते हैं एम्प्टी स्टमक हो, अगर इमरजेंसी सर्जरी भी करनी है तो कहते हैं 2 घंटे कुछ नहीं खाया हुआ ना तो हम सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर खाना स्टमक में होता है वो नीचे जा चुका होता है। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनका गैस्ट्रिक टाइम 2 घंटे से बढ़ जाता है। एक नॉर्मल लेडी है उसको 2 घंटे में खाना पेट से नीचे जाएगा, छोटी आंत में। लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसको 2 के 3 घंटे 4 घंटे लग सकते हैं। तो इसलिए खाना खाने में फ्रीक्वेंसी ऑफ डाइट उनमें बढ़ानी पड़ती है। यानी कि 3 बार खाना खाने की जगह उनको 5 बार कम से कम खाना चाहिए। यानी कि ब्रेकफास्ट हल्का कर दे, लंच हल्का कर दे, डिनर हल्का कर दे, और जो ब्रेकफास्ट का खाना है और लंच का खाना है वो थोड़ा थोड़ा कम करके 11 बजे स्नैक टाइम में, और शाम के 5 या 6 बजे खा लें। इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को हम अपने कंसिडरेशन में ले लेंगे, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमारी आंत से ब्लड शुगर की एब्जॉर्प्शन जो हमारे खून में होती है वो स्लो डाउन हो जाएगी, जिससे जो ऑलरेडी अवेलेबल इंसुलिन है वो बेटर असर कर पाएगी। दूसरे शब्दों में, मान लीजिए आप कमरे में अकेले हैं और अचानक 3-4 चोर आते हैं, आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर एक एक करके आता है चोर तो आप उससे मुकाबला कर लेंगे। तो यही बात होती है, एक प्रेग्नेंट लेडी अगर धीरे धीरे 3 घंटे 4 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाएगी तो ग्लूकोज राइज जो होता है ब्लड में स्लो होगा। उसका क्या एडवांटेज होगा, जो ऑलरेडी अवेलेबल इंसुलिन है वो बेटर कवर कर पाएगी। तो ये हो गया थर्ड पार्ट की, जो खाना जो है फ्रीक्वेंट मील्स 3 की जगह 5 बार खाने का। क्या खाना है वो हम एंड में बताऊँगा। इसके बाद आ जाता है दवाइयाँ। अब बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है, क्योंकि कितने पेशेंट आते हैं जो इंसुलिन नहीं लेना चाहते और मुझे आके ऑलमोस्ट गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे इंसुलिन नहीं, कोई गोली पे डाल। अब गोली पे डालने में दिक्कत हम डॉक्टरों को क्या आती है कि जो गोलियां होती हैं ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक जाती है और बच्चे के पैंक्रियास से फिडल करती हैं। मान लीजिए आप कोई सल्फोनाइलयूरिया दे दोगे, कोई इस तरह की दवाई दे दोगे, वो पैंक्रियास में बच्चे के पहुंच जाएंगी और बच्चे के इंसुलिन एक्शन पे असर करने लगेगी, उसका नुकसान होगा। इसलिए पेशेंट का, अगर माँ का हाइपोग्लाइसीमिया ना भी हो, बच्चे को शुगर लो जा सकती है। तो इसलिए हमारी मेडिकल साइंस में हम प्रेग्नेंट लेडी को गोलियाँ देना प्रेफर नहीं करते, और इंसुलिन अकेले ऐसी एक दवा है जो कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करती, वो हम प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं। इसमें एक अपवाद है, कई लेडीज़ जो पीसीओडी की होती हैं और वो मेटफॉर्मिन पे प्रेग्नेंट होती हैं, उनके लिए अलाउड है। कई डॉक्टर्स कहते हैं, कई स्टडीज़ कहती हैं कि वो 5-6 महीने कंसेप्शन के बाद भी मेटफॉर्मिन कंटिन्यू कर सकती हैं। कई डॉक्टर तो एकदम बंद कर देते हैं, बट इसके बारे में साइंटिफिक एविडेंस
डिफरेंट है और अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग राय है। बट मोटे शब्दों में अगर प्रेगनेंसी हो गई, आप सेफ चाहते हैं, तो आप कोई भी गोली ना खाएं, आप इंसुलिन पर आ जाएं। फिर अब आ जाता है इंसुलिन। इंसुलिन बहुत सेफ है। इंसुलिन मैं मेरे ख्याल से कोई पिछले 30-40 साल से यूज़ कर रहा हूँ। प्रेग्नेंट लेडीज़ में मैं 20 साल तो हो ही गए होंगे जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं इंसुलिन देता हूँ। मेरे पास टाइप 1 डायबिटिक कितनी आई जिनको मैंने इंसुलिन पे डाला, वो डिलीवर हो गई, वो हो गई प्रेगनेंसी विद डायबिटीज़। लेकिन जीडीएम के तो जितने पेशेंट्स को इंसुलिन दी गई वो सब बहुत अच्छे तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करके उनका बेबी वेट बढ़ता नहीं है, क्योंकि एक बेबी वेट बढ़ जाता है अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल में ना हो, क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज बच्चे के पैंक्रियाज में जाके उसका भी इंसुलिन ज़्यादा बनाती है, उसका वेट बढ़ जाता है, उसको मैक्रोसोमिया होता है। और जो एक गायनेकोलॉजिस्ट अपनी बच्ची की तरह पालता है एक किस्म से अपने पेशेंट को, और उसकी जो मदर इन लॉ है, क्योंकि सब डॉक्टरों के सारे लिव इनके दिमाग में है कि डॉक्टर कहीं फालतू में सिजेरियन ना कर दे। तो अगर डॉक्टर दब जाते हैं ऐसे पेशेंट के अटेंडेंस से और पेशेंट की ब्लीडिंग से, और वो नॉर्मल डिलीवरी अटैम्प्ट करते हैं, तो उसमें बच्चे का अटकना जो है विजाइनल पैसेज में बहुत कॉमन होता है। इसलिए अच्छे डॉक्टर कभी भी पेशेंट की नहीं सुनते। अगर उनको इंडिकेटेड लगता है तो वो सिजेरियन करते हैं, क्योंकि अगर पैसेज में बच्चा अटक जाए और आप उसके बाजू खींचोगे तो उसको ब्रेकियल प्लेक्सिस भी हो सकता, ब्रेकियल पैल्सी भी हो सकता। तो ये बात आ गई कि इंसुलिन देना क्यों ज़रूरी है, इंसुलिन कैसे देना है। मैं बेसिकली चाहता था आपको कन्विंस कर दूं कि इंसुलिन देने से पर ही जेस्टेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल करनी चाहिए। अब बात आ जाती है कि कई पेशेंट्स के दिमाग में होता है, डॉक्टर साहब मेरी शुगर लो तो नहीं हो जाएगी। एक स्कैंडिनेवियन कंट्री में, मेरे ख्याल से स्वीडन में स्टडी हुई थी, उसमें लेडीज़ को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को इंसुलिन की डोज एक्स्ट्रा दी गई थी, और ये देखा गया था कि मदर में हाइपोग्लाइसीमिया आया था बट किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि जो यूट्रस का एनवायरनमेंट होता है वो बहुत प्रोटेक्टिव होता है। तो इस डर से कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो, अगर मदर इंसुलिन नहीं लगवाती तो बहुत कमती करती है। और शुगर उसका 130 से ऊपर जाए, पिछली बार मैंने 140 कहा था, पर डॉक्टर चावला के कहने से मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ कि 130 से ऊपर जाएगा तो उसमें रिस्क आ सकता है। तो और दूसरी बात यह कि ये लेडीज़ डिलीवरी के बाद क्या इनको इंसुलिन पे रहना पड़ता है? मैं बाकी का तो नहीं जानता, मैं काफ़ी पेशेंट देखता हूँ, मेरे सारे पेशेंट्स की जैसे डिलीवरी होती है उनका ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाता है। अगर पूरा नॉर्मल नहीं भी आता तो उनको 1 महीना मेटफॉर्मिन एलोन पे रखकर, क्योंकि ये शुगर लो नहीं करती, उसके बाद हम टेपर ऑफ कर देते हैं। हाँ, मदर को ये ज़रूर समझाते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है, और जो हमारा बेसिक सिस्टम, हमारी मान्यताएं हैं कि आप चूड़ी खाओ, आप घी मक्खन खाओ डिलीवरी के बाद, उसको आपने अवॉइड करना है, पौष्टिक आहार लेता है। और ऐसी लेडीज़ हर साल 5% जो होती है वो डायबिटिक होती जाती हैं। इसलिए हमें ये भी देखना है कि उनको एक्सरसाइज के लिए यही टाइम होता है, मोटिवेट करें, क्योंकि ये पेशेंट बहुत पसंद करते हैं। और कि अगर उनको उस समय मोटिवेट कर दिया जाए, उनके लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। और जो उनके बच्चे होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर उनका ओवरवेट होना टाइम के साथ बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो ऐसे बच्चों को भी देखा गया कि जब वो 10 साल की उम्र होती है वो ओवरवेट हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी डाइटरी काउंसलिंग देना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पेरेंट्स को, कि बच्चे को नॉर्मल खाना खिलाएं। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अगर आपके कोई सवाल हो, कुछ हो, तो कमेंट्स में डाल देना, फिर मैं उसके लिए एक अगला वीडियो बना दूँगा। आप सबका मेरे से जुड़ने के लिए धन्यवाद।